तो आज हम लोग पढ़ेंगे अगला चैप्टर जिसका नाम है संविधान की प्रमुख विशेषताएं, यानी कि साइलेंट फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है इस चैप्टर में। तो सबसे पहले तो प्रस्तावना के बारे में दिया हुआ है। तो कल ही हम लोग प्रस्तावना को देख लिए थे। तो प्रस्तावना में क्या था कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को क्या बोला जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ से वन लाइनर क्वेश्चन बनता है कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोला जाता है? तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जो है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को बोला जाता है। तो यहाँ पे केशवानंद भारती केस भी हुआ था, ये भी कल बता दिए थे। ठीक है, केरल राज्य का है। इसमें क्या था कि मूल ढांचा का सिद्धांत दिया गया था, बेसिक स्ट्रक्चर का। इसमें बोला गया था कि हम लोग किसी भी संविधान में जो है हम लोग संशोधन कर सकते हैं, मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि मूल ढांचा का हिस्सा है उसमें हम लोग कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं जो चैप्टर है। तो चैप्टर है संविधान का विशेषता। चैप्टर का नाम क्या है? संविधान का विशेषता। तो संविधान, हम भारत का जो संविधान है उसका क्या विशेषता है? तो पहला विशेषता है आपका कि सबसे लंबा और लिखित संविधान। तो भारत का संविधान जो है सबसे लंबा संविधान है, और दूसरा बात इसमें क्या है कि लिखित संविधान है। तो कैसा है? लिखित है। ठीक है, तो अमेरिका का संविधान भी लिखित है। ठीक है, और अलिखित संविधान किसका है? ब्रिटेन का संविधान। तो लिखित संविधान मेरा भारत का है और लिखित संविधान मेरा अमेरिका का है, लेकिन अमेरिका के तुलना में भारत का संविधान ज़्यादा बड़ा है। और अगर अलिखित संविधान का बात करेंगे तो अलिखित संविधान मेरा ब्रिटेन का होता है। ठीक है, और उसके बाद इसी में क्या था? तो लंबा, तो सबसे लंबा लिखित संविधान है। ठीक है, तो सबसे लंबा लिखित संविधान है। अलिखित संविधान बता दिए कि ब्रिटेन का संविधान को अलिखित संविधान है ब्रिटेन में। भारत में कैसा संविधान है? तो लिखित संविधान है। इसमें 395 आर्टिकल्स है। तो आर्टिकल्स कितना है? 395। 22 भाग है यानी कि 22 पार्ट्स है, और 8 अनुसूची है। ठीक है, तो ये मूल संविधान का बात किया जा रहा है। तो जब हम लोग का संविधान बना था इस समय 395 आर्टिकल्स, 22 भाग और 8 अनुसूची था। अभी जो है 445 से ऊपर हो चुका है। तो अब क्वेश्चन है, यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि भारत का संविधान को विस्तृत बनाने का क्या कारण है? ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है। ये क्वेश्चन है आपका कि भारत का संविधान को इतना बड़ा क्यों बनाया गया? तो सबसे पहला तो है क्या? इसका भौगोलिक कारण। भौगोलिक, तो जोग्राफिकल एरिया वाइज हम लोग देखते हैं तो भारत एक बड़ा देश है। ठीक है, तो 7 नंबर में ये आता है एरिया वाइज, अगर हम लोग काउंट करते हैं तो 7th रैंक इसका आता है भारत का। ठीक है, सबसे बड़ा देश में। तो सब भौगोलिक कारण हो गया है, भारत का विस्तार और विविधता। तो भारत में बहुत सारा विविधता है, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, तो अलग अलग कपड़ा पहनने वाले लोग रहते हैं। इसके कारण जो है भारत का संविधान को सबसे बड़ा बनाया गया है। तो पहला कारण तो हो गया इसका भौगोलिक कारण। दूसरा कारण है कि 1935 का अधिनियम, तो भारत शासन अधिनियम 1935 का प्रभाव। ठीक है, तो भारत शासन अधिनियम जब अंग्रेज का काल था तब एक 1935 का एक्ट आया था, वो भी बहुत ही बड़ा था, और हम लोग इसका आलोचना भी करते हैं कि ये 1935 का एक कार्बन कॉपी है। ठीक है, तो 1935 का अधिनियम भी एक कारण बनता है कि भारत को इतना बड़ा क्यों बनाया गया है। अगला बात है कि उस समय जो है जम्मू कश्मीर को अगर छोड़ दिया जाए तो जितना भी राज्य है और केंद्र के लिए जो है एक संविधान बनाया गया है। ठीक है, तो एकल संविधान का यहाँ पे प्रावधान किया जाता है। किसका प्रावधान? एकल संविधान। तो अगर राज्यों के लिए अलग अलग संविधान बना दिया जाता तो क्या हो जाता कि बहुत सारा संविधान में मेरा बढ़ जाता, बहुत सारा राज्य, जितना राज्य उतना संविधान, और सारा राज्य के लिए छोटा छोटा संविधान। लेकिन यहाँ पे 28 राज्य है और 2800 राज्यों के लिए एक ही संविधान है, इसलिए बड़ा हो गया है। उसके बाद वाला जो कारण है कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व। तो जो हम लोग का संविधान बनाया वो कौन था? तो एक कानून विशेषज्ञ था। तो कानून विशेषज्ञ होने के कारण भी ये बड़ा बन गया है। तो संविधान इतना जो बड़ा बना है, इतना विस्तृत बना है, इसका क्या कारण है? तो पहला कारण है इसका भौगोलिक कारण। ठीक है, दूसरा क्या कारण है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 वाला, 1935 का एक्ट, और सभी राज्यों के लिए एकल संविधान यहाँ पे बनाया गया है, और कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व है यहाँ पे। तो ये कारण हो गया है, तो पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि विभिन्न स्रोतों से विहित,
यानी कि हम लोग जो बहुत सारा चीज़ों से इसको लिए हैं, बहुत सारे देशों से भारत का संविधान को बनाया गया है। तो जैसे कि भारत शासन अधिनियम 1935 जो था, उससे हम लोग क्या क्या चीज़ को लिए हुए हैं, ये सब चीज़ों को देखेंगे। तो भारत शासन अधिनियम, तो अंबेडकर जी जो हैं, डॉक्टर अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर, ये बोलते हैं कि भारत का संविधान जो है, भारत का संविधान विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद इसको बनाया गया है। तो मतलब कि देश विदेश में जितना भी संविधान है, सभी चीज़ों का जो अच्छा अच्छा जो पॉइंट्स है, उसको छान करके हम लोग जो है अपने संविधान में डाले हैं। तो ये स्टेटमेंट किनका है? तो अंबेडकर का है। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है कि मौलिक अधिकार हम लोग कहाँ से लिए हुए हैं, तो मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए हैं। अगर राज्य के नीति निर्देशक तत्व देखेंगे तो कहाँ से लिए हैं? आयरलैंड से लिए हैं। वैसा ही कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूएसएसआर जो कि रसिया है अभी का, फ्रांस, ठीक है, साउथ अफ्रीका, जापान इत्यादि देशों से जो है हम लोग को संविधान में बहुत सारा चीज़ों को ग्रहण किया गया है। अब आता है कि भारत का संविधान अधिनियम 1900, भारत सरकार अधिनियम 1935 का जो एक्ट बना था, उससे हम लोग कौन कौन सा चीज़ों को लिए हैं? तो पहला चीज़ है, लिए है संघीय व्यवस्था, ठीक है, फेडरल सिस्टम। दूसरा है न्यायपालिका, राज्यपाल का पद, ठीक है, जो आपातकाल का अधिकार है वो। उसके बाद लोक सेवा आयोग, और अधिकतर जितना भी प्रशासनिक विवरण है हम लोग जो है 1935 का अधिनियम से ही लिए हैं। तो क्वेश्चन पूछ देता है कि 1935 का अधिनियम से हम लोग कौन कौन सा चीज़ों को लिए हुए हैं? तो संघीय व्यवस्था, भारत का जो संघीय ढांचा है उसको लिए हैं, न्यायपालिका, राज्यपाल, आपातकालीन अधिकार, लोक सेवा आयोग और प्रशासनिक विवरण। तीसरा जो पॉइंट है, नम्यता और अनम्यता का समन्वय। तो ये भी भारत का एक क्या है? विशेषता है। इसका मतलब क्या हुआ कि भारत का संविधान ना तो बहुत ज़्यादा लचीला है, ना ही बहुत ज़्यादा कठोर है, बल्कि ये दोनों का मिला जुला मिश्रण है, जिसको हम लोग बोलते हैं फुल टर्न। क्या बोलते हैं इसको? फुल टर्न। ठीक है, फुल टर्न पैटर्न, फुल टर्न पद्धति। तो लचीला संविधान किसका है? तो लचीला संविधान है ब्रिटेन का, और कठोर संविधान किसका है? कठोर संविधान है यूएसए का। तो ना हम लोग यूएसए वाला मॉडल को अपनाया है, ना ही हम लोग ब्रिटेन वाला मॉडल का अपनाए हैं। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि भारत का संविधान ना तो बहुत ज़्यादा लचीला है, ना ही बहुत ज़्यादा कठोर है। तो ये पॉइंट हो गया। एक कठोर और लचीला का मतलब क्या होता है? अगर अधिक कठोर है कोई संविधान, तो वहाँ पे संशोधन करना उतना ही मुश्किल होगा, और अगर बहुत ज़्यादा लचीला है तो वहाँ पे संशोधन आसानी से हो जाएगा। तो भारत में दोनों का एक बीच का रास्ता अपनाया गया है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट क्या है? 4 नंबर। तो 4 नंबर है एकात्मक की और झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। ठीक है, तो भारत कैसा है? तो भारत एक संघीय सरकार है। ठीक, पहला बात तो हम लोग को जानना पड़ेगा एकात्मक का मतलब क्या होता है और संघीय का मतलब क्या होता है। तो संघीय का मतलब वो होता है जैसे कि अगर शक्ति जो है केंद्र के साथ साथ राज्यों को भी अगर शक्ति दिया गया है तो उसको बोलते हैं संघीय व्यवस्था। एकात्मक व्यवस्था का मतलब होता है कि अगर शक्ति केवल और केवल केंद्र में निहित होता है तो उसको बोलते हैं एकात्मक व्यवस्था। ठीक है, शक्ति केवल केंद्र में हो तो एकात्मक, शक्ति राज्य और केंद्र दोनों के बीच में बांटा गया है तो उसको बोलते हैं संघीय व्यवस्था। तो हम लोग कुछ भारत में संघीय व्यवस्था है, भारत को हम लोग बोलते हैं अर्ध संघीय देश है। तो संघीय व्यवस्था होने के साथ साथ बहुत सारे तत्वों में हम लोग को एकात्मक देखने को मिलेगा, जहाँ पे पता चलता है कि भारत का जो केंद्र है वो ज़्यादा मजबूत है राज्यों से। तो पहले हम लोग देख लेते हैं संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था मतलब राज्य को भी पावर दिया है। तो भारत में 2 सरकार है, केंद्र सरकार भी है और राज्य सरकार भी है। यहाँ पे क्या है? शक्तियों का विभाजन किया गया है। शक्तियों का विभाजन किया गया है, शक्तियों का विभाजन किया गया है। इसका मतलब क्या है कि राज्यों को भी पावर दिया गया है और केंद्र के पास भी पावर है। तो भारत में संविधान कैसा है? लिखित संविधान है। यहाँ पे संसद सर्वोच्च नहीं, यहाँ पे संविधान सर्वोच्च है। तो सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन सर्वोच्च है? तो संविधान हम लोग का सर्वोच्च है। संविधान की कठोरता, ठीक है, स्वतंत्र न्यायपालिका और द्विसदनीयता, लोकसभा और राज्यसभा 2-2 सदन है यहाँ पे। तो ये जो सारा विशेषता है ये हमारा जो है संघीय व्यवस्था का विशेषता है। अब अगर हम लोग जो है एकात्मक वाला देखेंगे तो एकात्मक को हम लोग क्या बोल सकते हैं? गैर संघीय लक्षण, ठीक है, नॉन फेडरलिज्म। ठीक है, तो एक शक्ति कैसा सशक्त केंद्र है, मतलब एक पावरफुल हम लोग का केंद्र है, एक ही संविधान है,
एक ही संविधान है जो राज्यों के लिए भी है। तो यहाँ से पावर दिख रहा है केंद्र के हाथ में है ज़्यादा। एकल नागरिकता है, तो भारत में एकल नागरिकता को अपनाया गया है, जबकि यूएसए जैसा देश है जो है दोहरी नागरिकता को अपनाता है। ठीक है, एकल नागरिकता मतलब कि आप किसी भी राज्य में रह रहे हो लेकिन आपको बोला जाएगा कि आप भारत के नागरिक हो। ठीक है, जबकि दोहरी नागरिकता में क्या होता है, जैसे यूएसए जैसा कंट्रीज़ में कि आप उस राज्य के भी नागरिक होते हैं और जो है आप उस देश का भी नागरिक होते हैं। संविधान का लचीलापन, तो वहाँ पे क्या था, कठोरता, संविधान की कठोरता। यहाँ पे संविधान का लचीलापन। एकीकृत न्यायपालिका, केंद्र द्वारा जो है राज्यपाल की नियुक्ति, तो राज्यपाल राज्य में काम करता है लेकिन इसका नियुक्ति जो है केंद्र करता है। तो यहाँ से भी हम लोग को दिखने को मिलता है कि केंद्र जो है ज़्यादा पावरफुल है। अखिल भारतीय सेवाएं, ठीक है, तो अखिल भारतीय सेवाएं 3 गो हो जाता है, आईएएस होता है, आईपीएस होता है, आईआरएस होता है। ठीक है, आपातकालीन प्रावधान, तो आपातकाल का जो उद्घोषणा होता है वो भी जो है प्रेसिडेंट करता है, और प्रेसिडेंट मेरा केंद्र का हिस्सा है। तो हम लोग यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि केंद्र ज़्यादा पावरफुल है। तो संघीय व्यवस्था है भारत, तो संघीय शब्द का कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया गया है हम लोग का संविधान में। केवल आर्टिकल 1 में ये बोला जाता है कि भारत क्या होगा, राज्यों का संघ होगा। तो भारत क्या है, तो राज्यों का संघ होगा, केवल आर्टिकल 1 में यही बोला जाता है। तो जब हम लोग राज्य और उसके क्षेत्र पढ़ेंगे आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक, उसमें हम लोग देखेंगे आर्टिकल 1 में क्या बोला जा रहा है, आर्टिकल 2 में क्या बोला जा रहा है, आर्टिकल 3 में क्या बोला जा रहा है, आर्टिकल 4 में क्या बोला जा रहा है। तो आगे देखते हैं भारत का संसदीय रूप। ठीक है, तो अमेरिका में क्या चलता है, तो अमेरिका में चलता है अध्यक्षीय प्रणाली, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ब्रिटेन में क्या चलता है, संसदीय तंत्र, मतलब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और भारत जो है इसी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया है। जबकि अमेरिका में क्या चल रहा है, तो अमेरिका में चल रहा है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो यहाँ पे क्या होता है संसदीय व्यवस्था में कि विधायिका जो होता है, विधायिका और कार्यपालिका के मध्य समन्वय और सहयोग के सिद्धांत पर ये लोग कार्य करता है। ठीक है, जबकि मेरा प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी कि जो यूएसए में चल रहा है, ठीक है, जो मेरा यूएसए में जो चल रहा है, ये दोनों के शक्ति के बीच में विभाजन का सिद्धांत पे काम करता है। तो यहाँ पे शक्तियों का विभाजन पे काम करता है, जबकि यहाँ पे क्या होता है कि विधायिका और कार्यपालिका का सहयोग के साथ काम चलता है। तो जो संसदीय प्रणाली है उसको हम लोग और किस किस नाम से जानते हैं, तो इसको वेस्ट मिनिस्टर के नाम से जानते हैं, क्योंकि वेस्ट का ही, ब्रिटेन का ही चीज़ को हम लोग अपनाए थे। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तरदायी सरकार भी बोलते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मंत्रिमंडलीय सरकार भी बोलते हैं। अब भारत में अगर संसदीय प्रणाली है, भारत में अगर क्या है संसदीय प्रणाली है, तो इसका क्या क्या उदाहरण है, मतलब कौन कौन सा विशेषता के आधार पर हम लोग बोल सकते हैं कि भारत में संसदीय प्रणाली है। तो पहला है कि यहाँ पे जो है एक वास्तविक और नाम मात्र का कार्यपालक होगा। तो नाम मात्र का कार्यपालक कौन हो जाता है, प्रेसिडेंट हो जाता है, और वास्तविक हेड कौन हो जाता है, रियल हेड कौन हो जाता है, पीएम हो जाता है। यहाँ पे जो है जिसको भी बहुमत प्राप्त होगा वही सत्ता पर बैठेगा, तो बहुमत वाले दल की सत्ता यहाँ पे चलता है। अगला क्या है, विधायिका के समक्ष कार्यपालिका की संयुक्त जवाबदेही। तो यहाँ पे क्या है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, उत्तरदायी होता है, जवाबदेही होता है। जितना ज़्यादा जवाबदेही होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा, उतना ज़्यादा हम लोग का जो देश है वो किस रूप में काम करेगा, ट्रांसपेरेंट रूप में काम करेगा, पारदर्शी के रूप में काम करेगा। तो मंत्रियों की सदस्यता विधायिका में, तो यहाँ पे कोई भी मंत्री है उसको जो है विधायिका का सदस्य लेना पड़ेगा, चाहे वो लोकसभा का ले चाहे राज्यसभा का ले। मैक्सिमम वो 6 महीना तक बिना लोकसभा राज्यसभा का मंत्री बन सकता है, लेकिन उसके बाद उसको मंत्री पद से या तो त्यागपत्र दो या फिर तुमको जो है विधायिका का सदस्य बनना पड़ेगा। यहाँ पे क्या होता है, तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का नेतृत्व होता है। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा देर पहले देखे थे द्विसदनीय। ठीक है, तो निचले सदन, तो लोकसभा मेरा क्या है, केंद्र का निचला सदन, और उच्च सदन कौन होगा, राज्यसभा। और विधानसभा मेरा राज्य में होगा निचला सदन, और विधान परिषद जो है वो राज्य का ऊंचा सदन होगा। ठीक है, अपर हाउस। तो ये जो लोअर हाउस है, और ये केंद्र का लोअर हाउस है लोकसभा, और राज्य का लोअर हाउस है विधानसभा, इसका विघटन होता है। तो ये लोग समय से पहले भी इनका विघटन होकर के इनका जो भी समय पीरियड होता है, समय काल होता है, वो समाप्त हो सकता है। तो ब्रिटिश संसदीय प्रणाली पे आधारित है। तो भारत का जो
संसदीय प्रणाली है वो ब्रिटिश का संसदीय प्रणाली पे आधारित है, लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ अंतर है। ठीक है, तो ब्रिटिश का संसदीय प्रणाली और भारत का संसदीय प्रणाली में क्या अंतर है, तो देखो ब्रिटिश संसद की तरह भारतीय संसद संप्रभु नहीं है। तो ब्रिटिश में क्या होता है, संसद हेड होता है, लेकिन भारत में संसद हेड नहीं है, भारत में संविधान हेड है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, इसके अलावा भारत का प्रधान निर्वाचित व्यक्ति होता है। तो भारत का संविधान, भारत का जो पीएम वगैरह होता है वो इलेक्शन के माध्यम से जाता है, जबकि मेरा ब्रिटेन में क्या होता है, तो ब्रिटेन में इलेक्शन नहीं होता है, यहाँ पे उत्तराधिकारी चलता है, यानी कि राजा रानी का शासन चलता है। ठीक है, अगला क्या है, छठा नंबर का विशेषता। तो छठा नंबर की विशेषता क्या है, संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। तो क्या है इसमें, न्यायपालिका की सर्वोच्चता का सिद्धांत है, अमेरिका का सर्वोच्च न्यायपालिका से लिया गया है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो है न्यायपालिका हेड होता है भारत में भी, और ये कहाँ से लिया गया, तो अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट से लिया गया है। ठीक है, तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा की शक्ति जो है अमेरिका का जो न्यायिक समीक्षा का शक्ति है उससे कम है। यानी कि जुडिशियल रिव्यू अगर हम लोग देखेंगे तो जुडिशियल रिव्यू जो है ये अमेरिका को ज़्यादा पावर मिला है न्यायिक समीक्षा में, और भारत को जो है कम पावर मिला हुआ है। ये 6 नंबर हो गया। चलिए अब 7 नंबर में हम लोग देखते हैं। तो 7 नंबर में एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका। तो सबसे ऊपर कौन होगा, सुप्रीम कोर्ट होगा, सर्वोच्च न्यायालय होगा। उसके नीचे कौन होगा, हाई कोर्ट होगा यानी कि उच्च न्यायालय होगा। उसके नीचे कौन होगा, अधीनस्थ न्यायालय होगा यानी कि सब कोऑर्डिनेट कोर्ट होगा। इसके भीतर आता है जिला अदालत और अन्य निचली अदालत। ठीक है, तो ये सिस्टम है भारत में कि सबसे ऊपर यहाँ पे एक ट्रायंगल बनता है। ठीक है, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, इसके नीचे हाई कोर्ट, इसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब अगर हम लोग भारत के संविधान में क्या है, तो भारत के संविधान में जो है मौलिक अधिकार भी दिया हुआ है। तो मौलिक अधिकार जो है हम लोग तीसरा भाग में पढ़ते हैं। ठीक है, तो कितना मौलिक अधिकार दिया हुआ है, अभी वर्तमान समय में 6 मौलिक अधिकार है। पहले 7 मौलिक अधिकार हुआ करता था, तो एक मौलिक अधिकार को हटा दिया गया है। तो पहले देख लेते हैं समानता का अधिकार। ठीक है, समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक में इसका उल्लेख है। ठीक है, उसके बाद है स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से 22 तक में इसका उल्लेख है। उसके बाद है शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 और 24 में उल्लेख मिलेगा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर 28 तक में हमको मिलता है। सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार जो है आर्टिकल 29 और 30 में मिलता है। और संवैधानिक उपचार का अधिकार जो है आर्टिकल 32 में मिलता है। तो यहाँ पे 31 वाला छूटा हुआ है बीच में। तो ये 31 में था क्या, संपत्ति का अधिकार। इस संपत्ति को देखिए लिखा हुआ है क्या कहीं, चलिए बता देते हैं। तो संपत्ति का अधिकार जो है अब हम लोग का मौलिक अधिकार में नहीं आता है, ये हम लोग का कानूनी अधिकार हो चुका है, और ये आर्टिकल 300A में चला गया है। ठीक है, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से इसको हटा करके हम लोग कानूनी अधिकार बना दिए हैं, मौलिक अधिकार से हटा दिए हैं। अगर मौलिक अधिकार का हनन होता है तो हम लोग जो है सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं और हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। आगे क्या है, तो आर्टिकल 32 में क्या था, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो हम लोग बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार प्रेक्षा, उत्प्रेषण जैसा रिट जारी करके आर्टिकल 32 के तहत हम लोग जो है कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। उसके बाद अगर देश में आपातकाल लगता है, नेशनल इमरजेंसी लगता है, तो आर्टिकल 20 और 21 जो है ये रहेगा, 20 और 21, और बाकी जितना भी अधिकार है उसको स्थगित कर दिया जाता है, यानी कि उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे ही आपका आपातकाल खत्म होता है तो उसका 6 महीने के बाद सारा मौलिक अधिकार भी वापस मिल जाता है। अब अगर 9 नंबर पॉइंट हम लोग देखते हैं तो 9 नंबर में पॉइंट में क्या है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। ठीक है, तो भीमराव अंबेडकर जो है, BR अम्बेडकर, ये DPSP यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को क्या बोलते हैं, तो इसको अनूठी विशेषता बताते हैं। ठीक है, तो ये भी हम लोग पढ़ेंगे भाग 4 में। भाग 4 में चौथे भाग में इसको पढ़ेंगे। इसमें जो सामाजिक, गांधीवादी और उदार बौद्धिक तत्व इसमें शामिल है। ये क्या करता है, इसका काम है सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य क्या है, तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। अब भारत का संविधान में क्या है, तो भारत का संविधान में एक है हमारा मौलिक कर्तव्य भी दिया हुआ है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य जो है
पहले नहीं था, ये 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से इसको ऐड किया गया है। और सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे ही 42वां संविधान संशोधन ला करके मौलिक कर्तव्य को हम लोग का संविधान में ऐड किया गया है। इसके लिए एक अलग भाग लाया गया था, भाग 4A, ठीक है। और इसमें केवल एक ही आर्टिकल था, 51A यानी कि 51 का। इसमें क्या बताया गया था कि भारत देश में अगर रह रहे हो तो भारत देश में कुछ मौलिक अधिकार का अगर पालन करते हो तो मौलिक कर्तव्य भी है तुम्हारे पास, ड्यूटी भी है कि हम लोग संविधान, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करना चाहिए, देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करना चाहिए, हम लोग का संस्कृति जो भी है, हम लोग का जो धरोहर है उसको क्या करना चाहिए, रक्षा करना चाहिए। अगला जो 11 नंबर पॉइंट है वो क्या बोल रहा है कि एक धर्मनिरपेक्ष राज्य। तो भारत कैसा है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यानी कि किसी भी धर्म विशेष को भारत में मान्यता नहीं दिया गया है, यानी कि भारत देश का अपना कोई धर्म नहीं होगा, ठीक है। सभी धर्मों के लिए भारत क्या है, तो एक जैसा व्यवहार करेगा। 42वां संविधान संशोधन में जो है के माध्यम से हम लोग जो है प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़े थे, ठीक है। ठीक है, अब इसको जो है हम लोग धर्मनिरपेक्ष राज्य को हम लोग आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। आगे क्या है अगला पॉइंट, सार्वभौम वयस्क मताधिकार, ठीक है। सार्वभौम वयस्क मताधिकार, तो जो भी आदमी का उम्र, जो भी लड़का या लड़की जो भी है उसका उम्र 18 हो जाता है तो जाति, धर्म ये सब के आधार पर भेदभाव किए बिना सभी को मत देने का अधिकार है। तो अगर 18 प्लस किसी का हो गया है तो उसको वोटिंग राइट मिल जाता है। ये कब बदला गया था, तो पहले ये 21 वर्ष हुआ करता था, तो 21 वर्ष से हम लोग घटा करके 18 वर्ष कर दिए हैं। कब किए हैं, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 में, ठीक है। तो 61वां संविधान संशोधन में क्या किया गया है कि 21 वर्ष का जो वोटिंग राइट था उसको घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया है। इस समय जो है राजीव गांधी का सरकार था, और क्यों किया गया था, इसलिए क्या किया गया था क्योंकि इसी समय जो है ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है ये आ गया था, और इससे पहले तक पेपर के माध्यम से हम लोग वोट देते थे। 13 में क्या है, तो 13 वाला पॉइंट है एकल नागरिकता। तो भारत देश में क्या है, एकल नागरिकता है। आप किसी भी राज्य में रह रहे हैं लेकिन आप जो है कहलाइएगा भारत के नागरिक। लेकिन अगर अमेरिका में देखेंगे तो अमेरिका में चलता है दोहरी नागरिकता, ठीक है। वहाँ पे आप जो है उस स्टेट का भी नागरिक है और देश का भी नागरिक है। तो देखिए, प्रत्येक व्यक्ति के पास न केवल देश की नागरिकता होती है बल्कि वह जिस राज्य में रहता है उस राज्य का भी नागरिक होता है। कहाँ पे, अमेरिका में। तो अमेरिका में क्या होता है, वो अपना देश का भी नागरिक होता है, अपने राज्य का भी नागरिक होता है। अब भारत में क्या है, तो भारत में सभी नागरिक चाहे वो किसी भी राज्य में पैदा हुए हो या रहते हो, वो केवल और केवल देश का नागरिक होते हैं, ठीक है। अब भारत में कुछ हम लोग का स्वतंत्र निकाय के बारे में भी दिया हुआ है, ठीक है। तो 4 स्वतंत्र निकाय है के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। एक निर्वाचन आयोग, ठीक है, भारत के लिए क्या है, नियंत्रण और महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग, ये 4 मेरा स्वतंत्र निकाय है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका दिया हुआ है आपातकालीन प्रावधान, ठीक है। तो देश में हम लोग भारत देश में जो है 3 प्रकार का आपातकाल लगाया जाता है। एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है, इसका उल्लेख 352 में है। ये 3 आधार पर लगाया जाता है, अगर देश में युद्ध है, या तो फिर बाहरी आक्रमण हो गया है, या फिर सशस्त्र विद्रोह हो गया है, तब जो है राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि 352 लगाया जाता है। राज्य में आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, ये 356 में दिया गया है, और इसको 365 के आधार पर भी लगाया जाता है। अगर राज्य में संवैधानिक तंत्र असफल हो गया तब उस राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। अगर देश में जो है वित्तीय का कमी हो गया है, पैसा का कमी हो गया है, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी कि वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है आर्टिकल 360 के तहत। ये तीनों का ही उद्घोषणा जो है राष्ट्रपति करते हैं। आगे क्या है, त्रिस्तरीय सरकार, ठीक है।
तो ऐसा कोई भी देश नहीं है भारत के अलावा जहाँ पे त्रिस्तरीय सरकार है। ठीक है, तो हर एक देश में जितना भी देश है या तो केंद्र या फिर राज्य का सरकार बनाया जाता है। लेकिन भारत में क्या हुआ था, 1992 में जो है अमेंडमेंट किया गया था, 73 और 74 अमेंडमेंट, और जो है स्थानीय सरकार का प्रावधान लाया गया था। ठीक है, इसको जो है भाग 9वें और अनुसूची 11वीं में इसको ऐड किया गया था। एक को पंचायत के नाम से जानेंगे और एक को जो है नगर पालिका के नाम से हम लोग जानेंगे। अब यहाँ पे कुछ कुछ सहकारी समिति भी है। ठीक है, तो सहकारी समिति का प्रावधान जो है हम लोग कब जोड़े थे, तो 97 अमेंडमेंट 2011 में जोड़े थे। ठीक है, और इसमें क्या क्या प्रावधान है कि एक इसने सहकारी समिति गठित करने के लिए अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया है। तो मौलिक अधिकार बन गया है तो अब जो है एक सहकारी समिति रहेगा ही। ठीक है, जब हम लोग डीपीएसपी पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं आर्टिकल 43 का बी, उसमें जो है सहकारी समिति के बारे में भी जोड़ा गया है, दिया गया है। एक भाग 9B है जिसमें भी जो है द कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से शीर्षक है। अब अगर हम लोग बात करते हैं संविधान की आलोचना, तो संविधान की आलोचना हम लोग किस आधार पर करते हैं, तो पहला बोलते हैं कि ये उधार का संविधान है। उधार का संविधान क्योंकि हम लोग जो है बहुत सारे देशों से बहुत सारे तत्वों को लिए हुए हैं। 1935 का अधिनियम का कार्बन कॉपी, क्योंकि अभी हम लोग देखें कि बहुत सारे तत्वों को 1935 का अधिनियम से लिए हैं। इसके बाद क्या है, अब भारतीय और भारतीय के बीच में विरोध। ठीक है, चौथा नंबर क्या है, गांधीवाद से दूर का संविधान। तो गांधी जी का इस समय देहांत हो गया था, तो गांधी जी कहाँ से रहेंगे। पांचवा नंबर बोला जाता है महाकाव्य आकार। इसका आकार बहुत ही बड़ा था, इसको बनाने में 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था, और ये भी बहुत बड़ा संविधान है भारत का संविधान। छठा है वकीलों का स्वर्ग भी बोला गया है। क्यों, क्योंकि इसको जो है इसका निर्माण वकीलों के द्वारा बनाया गया था। इसका निर्माण जो है वकीलों के द्वारा किया गया था। तो ये चैप्टर हो गया ख़त्म, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जय हिंद।